आज विशेष तौर पर जो बात होगी वो गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के नेताओं के हवाले से होगी। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हुए और आज उन्होंने पार्टी को खैराबाद किया, अलविदा कहा, इस्तीफा दे दिया। सुबह सुबह पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी 5 पन्नों की और कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल जिम्मेदार हैं, ये लिखकर उन्होंने रोष प्रकट किया। लेकिन यह भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि रविवार को गुलाम नबी आजाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं जब वो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब वो जम्मू कश्मीर सीधा जाने वाले हैं। उससे पहले कई नेता संपर्क भी उनसे कर रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। आगे चलकर उनका रिएक्शन भी आपको बताएंगे, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ने के बाद इस समय जो हलचल न केवल दिल्ली के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस किस तरह से मुसीबत में इस वक्त है। और गुलाम नबी आजाद जो कि तकरीबन 50 सालों का ये जो राजनीतिक करियर था, पॉलिटिकल करियर था, वो चंद मिनटों के अंदर आज सुबह सुबह जब खबर आई वो खत्म हुआ। उस समय जब उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए, रोष प्रकट करते हुए कहा कि आज के बाद वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स रखे, डिटेल वाइज रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जिसमें सारी चीजें आपके सामने होंगी। और गुलाम नबी आजाद 1980 से लेकर 2022-26 अगस्त तक किन किन पदों पर रहे, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो कैसे निभाई, और इस पर रिएक्शंस भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अटकलों के बीच दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वे गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस ने बदलावों के बाद वे पार्टी में G23 के मुख्य नेता के रूप में भी उभरे। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में उन्होंने, जिसमें 7 पेजेस पर अलग अलग और बड़ी बातें लिखी गई हैं, उन्होंने 7 किरदार और 4 हालात बताए। सबसे सख्त बयान राहुल गांधी को लेकर दिया गया। आजाद ने यह कहकर पार्टी को अलविदा कहा कि भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो अभियान की इस समय जरूरत थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद काफी दिनों से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असंतुष्ट चल रहे थे। उन्होंने पार्टी को कई बार आगाह भी किया था कि जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही हैं वो उनके पार्टी में कद के हिसाब से नहीं है। आजाद का इस्तीफा पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर समेत राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आजाद ने 5 पन्नों पर आधारित इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को जब भेजा तो उसमें कई गंभीर सवाल भी उठाए। इससे पहले 16 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को यूटी में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इस्तीफा देने की बात उस समय सामने आ गई थी जब पार्टी के अन्य कई नेता भी नाराज नजर आए थे। जम्मू और कश्मीर में संगठन में सुधार के तौर पर सोनिया गांधी ने आजाद के करीबी माने जाने वाले वकार रसूल वानी को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी का नया अध्यक्ष भी कठपुतली ही होगा। पार्टी पर सभी बड़े नेताओं को किनारे करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। पार्टी से इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि उनका नेतृत्व बचकाना है। गुलाम नबी आजाद के अनुसार राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर बात रखने की जगह भी 2013 के बाद खत्म कर दी। पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव का खेल हो रहा है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। आजाद ने सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र में लिखा, पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द न केवल कहे गए बल्कि उन्हें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। उन्हें कहा गया कि कांग्रेस में हालात अब ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं कि जहां से वापस नहीं आया जा सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान हुआ है। इसकी वजह से स्थिति यह बन गई है कि भारत छोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी जरूरी थी। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि ऐसी स्थिति बनी रही तो पार्टी और भी आने वाले समय में चुनाव बुरी तरीके से हारेगी। आजाद के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा और कांग्रेस को डूबता जहाज नहीं, डूब चुका जहाज करार दिया और कहा कि पार्टी को बनाने वाले नेताओं को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा, उन्हें बेइज्जत किया गया। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कुछ इसी तरीके के प्रश्न खड़े किए। पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज थी
और गुलाम नबी आजाद साहब के त्याग पत्र के बाद ये कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुका जहाज है। कांग्रेस का बंटा धार हो गया, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए लुप्त होने के कगार पर है। सर, अगर बात की जाए तो क्या माना जाए कि वो बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर उनकी देखा जाए? देखिए, श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है। भविष्य में वो क्या निर्णय लेंगे ये उनका निजी फैसला होगा, ये उनका प्रेरोगेटिव है। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ चुके जयवीर गिल भी कांग्रेस पर गरजे और एक के बाद एक हमला किया और कहा कि पार्टी हाईकमान में इस समय वीआईपी कल्चर चल रहा है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा एक ढोंग है। Youngster like me complained about the sycophant Darbari culture, and now a senior seasoned leader who has given his blood and sweat to the party is speaking about it becoming a club of PAs and security guards. Shows that leaders across age groups are disappointed, frustrated by this entire coterie culture which is thriving in the Indian National Congress. Mr. Ghulam Nabi Azad's letter is the correct diagnosis of how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PAs, security guards and darbaris who are nothing but mere cheerleaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic that on one hand, in front of the nation, a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched. आजाद के इस्तीफे पर निराशा जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गलत वक्त में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी है। इस वक्त पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है, तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। राजनीति में गुलाम नबी आजाद के अनुभव और कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर सहित करीबी राज्यों में भी उनकी सक्रियता काफी रही है। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण मिला। 1973 में गुलाम नबी आजाद ने जहां पर भलेसा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी, यह सफर दिल्ली तक पहुंचा। इसके बाद उनकी सक्रियता ऐसी बढ़ी और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। गुलाम नबी आजाद ने महाराष्ट्र से भी 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में गुलाम नबी आजाद ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में इतना बड़ा काम किया और विस्तार किया कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम चलने लगा। साथ ही झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले शहरी गरीबों की सेवा करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी गुलाम नबी आजाद ने ही शुरू किया था। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक जीवन में 2005 में वो समय भी आया जब बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में उन्होंने सेवाएं दी। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले और यही कारण है कि उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। गुलाम नबी आजाद के सियासी सफर पर भी एक नजर। 1980 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर राज्य की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1980 में ही महाराष्ट्र की वाशिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और गुलाम नबी आजाद लोकसभा में दाखिल हुए। 1982 में गुलाम नबी आजाद लॉ मिनिस्ट्री में डिप्टी मिनिस्टर के पद पर चुने गए। 1984 में वो 8वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। 1985 से 89 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी केंद्रीय उप मंत्री रहे।
1990 से 1996 तक गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के सदस्य रहे। अप्रैल 2006 में राज्य के इतिहास में पहली बार सबसे अधिक मतों से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वह चुने गए। 2008 में भद्रवाह डोडा से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए दोबारा चुने गए। इस बार गुलाम नबी आजाद ने दया कृष्ण को 29,936 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। 2008 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2009 में चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए दोबारा उन्हें चुना गया। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। 2014 में राज्यसभा से विपक्ष के नेता चुने गए। 2015 में 5वीं बार राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। राज्यसभा में जून 2014, 15 फरवरी और साल अगस्त 2021 में विपक्ष के नेता रहे। गुलाम नबी आजाद को यूपीए 2 शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया। नरसिम्हा राव की सरकार में भी गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के रिबेल ग्रुप G23 के भी सदस्य रहे। चलिए, गुलाम नबी आजाद का राजनीतिक सफर अब तक का रहा है और इसके बाद शायद एक नई पारी की शुरुआत हो, लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमारे मेहमानों ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और सभी मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनायत राथर साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह चन्नी हैं, ये भी कांग्रेस से हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। और सुहेल काजमी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़े हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत चन्नी जी मैं आपसे करूंगा। बुनियादी वजह क्या रही कि आज जहां पर हम देख रहे थे पहले स्टेट लेवल पर जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली आते आते भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि गुलाम नबी आजाद जैसा पार्टी का एक मजबूत पिलर आज आपके हाथ से निकल गया, पार्टी को खैराबाद कह गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। बेसिकली काफी दिनों से ये जब G23 को लेकर बातें चल रही थी तो बीच में खटपट तो चलती रही थी, लेकिन हमने ये सोचा था कि ये सारा जो माहौल है ये शायद ये इस जो PCC प्रेसिडेंट जब चेंज हुए तो उन्होंने 2-3 नामों का जिक्र किया, उनमें से एक नाम चुना गया। तो हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया इनके बीच में आपस में। और ये दुर्भाग्य की बात है कि गुलाम नबी आजाद साहब जो कांग्रेस के साथ आपने खुद ही बोला कि उन्होंने भद्रवाह के परिसर से शुरू किया और मुख्यमंत्री से लेकर LOP तक उन्होंने कांग्रेस में काम किया, जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी पद पे बहुत बार रहे और राज्यसभा MP रहे, MP बन के वाशम से आए। तो पार्टी के अंदर उनका एक जो रुतबा था, बोलबाला था, वो इंदिरा जी के टाइम से लेकर कल तक बहुत बहुत बढ़िया था और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेताओं में माने जाते थे। तो मैं ये कहूंगा कि जब आज कांग्रेस को समय पे ऐसे लीडर्स की जरूरत थी, जब कांग्रेस पावर से बाहर थी और लोगों के मुद्दे थे, मसाइल थे इस सरकार को लेके, उनको लोगों के बीच में जाना, जिस तरह अभी पद यात्रा शुरू हो रही थी हमारी 7 तारीख से, और इसके बीच में इनका रिजाइन आना जो है ये एक गम वाली बात है कि इस समय पे ये वाला रिजाइन नहीं आना चाहिए था। कांग्रेस को इस मौके पे ऐसे लीडर्स की जरूरत थी। हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया और हमें भी बड़ा अफसोस है कि ऐसे लीडर जो हैं ये पार्टी को छोड़ के चले गए। ठीक है, हमारे साथ अनायत राथर साहब भी हैं आपकी पार्टी से। अनायत साहब, क्या वजह आज महसूस होती है? जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं वो ठीक है, बड़ी पार्टी के जो लीडर्स अभी तक जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे काफी लग रहा है कि वो बहुत दुखी हैं, लेकिन विद इन द पार्टी ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो जम्मू कश्मीर तक ही चीजें सीमित थी, विद इन द सर्कल सिर्फ जम्मू कश्मीर तक होती थी, वो आज दिल्ली में भी हुआ और आजाद साहब आज छोड़ गए हैं? छोड़ने का टाइम दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि आज आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार मंथन करके उसके घर के सामने जाके आजाद साहब को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजाद साहब ऐसे एक लीडर हैं जिनकी पहचान
जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पे आजाद साहब को माना जाता है और जाना जाता है। जी। आजाद साहब में एक खूबी है कि आजाद साहब जो कहते थे वो करके दिखाते, जिन्होंने आंध्रा में कांग्रेस पार्टी को वापस लाया, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को वापस लाया, बहुत सारे स्टेटें हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के झोली में आजाद साहब की वजह से डाल दिया, क्योंकि आजाद साहब की एक मेहनत रही है। और आज दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कुछ हमारे लीडरों ने ये कहा है कि वो कभी पावर से बाहर नहीं रहे। शायद उनको याद नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के लेकर आजाद साहब ने पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ कांग्रेस पार्टी को दे दी। और उसमें अगर आप पता करोगे कि आजाद साहब 7 साल तक दिल्ली के सड़कों पे वो धूल चाटते रहे और बहुत मेहनत के साथ अब जो मिला उसको, एक तो उसके मेहनत का नतीजा, दूसरा उसने इतनी मेहनत की कि कांग्रेस पार्टी को उसने मजबूर किया कि उसको कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। एक तो ना आजाद साहब का एहसान है तो ना कांग्रेस पार्टी का उस पर एहसान। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में हमारी जो उम्मीद लगी हुई थी, अभी जो नया पीसीसी प्रेसिडेंट बना है, हमारी एक उम्मीद थी कि आजाद साहब हमारे साथ जुड़कर इस जम्मू कश्मीर को हम आगे ले जाए। मगर बदकिस्मती से आज सुबह सुबह जब हम उठे तो एक ऐसी दुखद खबर हमने सुनी है कि मैं सुबह से नहीं संभला हूं कि आजाद साहब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने 1-2 पॉइंट्स ऐसे रेज किए हैं जिस पर असली लड़ाई है। मैं नहीं जानता, शायद आपने 5 पन्नों पर वो जो चिट्ठी है पढ़ी या नहीं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपने जिक्र किया है। मैं इस पर सवाल जरूर लूंगा। सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ हैं, अल्ताफ ठाकुर साहब भी। अल्ताफ साहब, आपका भी इनिशियल रिएक्शन, पार्टी के जो दोनों लीडर्स कह रहे हैं, ठीक है बदकिस्मती की बात है, पार्टी लीडर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि वो अनुशासन की कमी विद इन द पार्टी रही जिसका खमियाजा आज पार्टी को भुगतना पड़ा है? अल्ताफ साहब, खाली जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश ने उनका लोहा माना और पूरा देश गुलाम नबी आजाद साहब को बहुत बड़ा लीडर मान किया है। वो जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे, और उनकी जो स्किल्स है, उनका जो प्रभाव लोगों में है, उससे कोई पार्टी इंकार नहीं कर सकती है। आज गुलाम नबी आजाद साहब का कांग्रेस छोड़ना, उसका मतलब है कांग्रेस अब ठीक ठाक नहीं, क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जाती है, जहां तक डूब चुका है देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उसका जहर डूब गया। अगर अब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस अगर कहीं से पावर में आया या जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर पहचान था, अगर जम्मू कश्मीर कांग्रेस में ही वजूद में था, वो गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के साथ साथ जो इतने और 5-6 एमएलए जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के निर्देशन के बाद निरीक्षण किया, उससे ये बात अब वाज़ेह हो गई कि ये जहां डूब चुका है। और उस पार्टी के साथ मैं समझता हूं, अब उस पार्टी के साथ जहां खानदानी राज चलता हो, जहां एक आदमी फैसला करता हो, एक खानदान फैसला करता हो, और जहां पिछले 8 सालों से आपके आरएसएस इलेक्शन भी नहीं हो सके, पिछले 8 सालों में कांग्रेस आपका प्रेसिडेंट नहीं बन सका, मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब ने लोगों का मिजाज, देश का मिजाज और यहाँ के लोगों की चाहत जो देखी है, और उन्होंने आज कांग्रेस को छोड़ बात कह दिया। हम इतना कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से देश के पूरे राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हो चुका था, आज उसी तरह कांग्रेस लुप्त हो चुकी है जम्मू कश्मीर। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास अल्ताफ साहब दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ सोहेल काजमी साहब भी हैं। काजमी साहब, आपसे भी फर्स्ट रिएक्शन इस पर, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, और क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी तरफ जो बीजेपी का खेमा इस वक्त दामन फैलाए बैठा है कि शायद वो नजर करम इस तरफ भी करेंगे, कैसे इन दोनों चीजों को आप देखते हैं? देखिए, आज जो मौजू है वो आजाद साहब का कांग्रेस से को छोड़ देने का है। अब देखिए, पहला लीडर है कांग्रेस का जिसकी फेयरवेल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इमोशनल हो गए। अभी अल्ताफ ठाकुर साहब बैठे हैं, नहीं तो यूजुअली डिबेट्स पे एक दूसरे लीडर को हम गालियां निकालते हैं, तो अल्ताफ ठाकुर साहब भी गुलाम नबी आजाद को एज ए पर्सन आप देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और ये गुलाम नबी आजाद को मैं पर्सनली पिछले 30-35 सालों से बड़ा क्लोजली जानता हूं और उनके साथ बात होती रहती है। उन्होंने बहुत कोशिश की 2018 से लेके 19 से लेके आज तक कि कांग्रेस को, क्योंकि उस परिवार के वो फाउंडर मेंबर हैं, और 40-50 साल जब एक फैमिली के साथ इंसान चलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वाबस्तगी
कितनी होती है और कैसी होती है। और जो बात कभी मेरे साथ होती है या होती रही है, तो उन्होंने कभी किसी को अक्यूज नहीं किया, लेकिन हमेशा इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा खासकर अपोजिशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करती हैं। और कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की और जिसका एक अपना रोल रहा 47 से लेके आज तक, उनको ज्यादा जरूरत है विचार विमर्श करने की कि कहाँ कोताहियां रह गई कि कांग्रेस जो है 40-45 तक आ गई, जो कांग्रेस 425 तक गई थी किसी जमाने में। तो ये सब चीजें के लिए उन्होंने G23 बनाया। वक्तन फवक्तन वो पार्टी हाईकमांड तक ये चीजें रखते थे। अभी मैं किसी और डिबेट में था तो सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे मुझे कि उन्होंने अपनी बात रखी नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने अपनी बात बहुत बार रखी, और एक कदावर नेता बात रखता है तो उसके साथ तो हर बात मीडिया हाइप ले लेती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बिल्कुल आहिस्ता 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 वो टूटता गया, और खासकर लास्ट पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने तक जम्मू कश्मीर का, उसमें नाम कुछ और गए थे, राय कुछ और ली गई, पहले डिले किया फिर बनाया किसी और को। तो ये सब चीजें थी जहां से गुलाम नबी आजाद साहब सफोकेशन फील कर रहे थे। और ये संभाविक है, एक इंसान जिसकी उम्र, इंसान की उम्र ही कितनी होती है, 60 नहीं तो 70 होगी, जिसने 45 ईयर्स कांग्रेस में ही दे दिए, गांधी परिवार के साथ दे दिए, तो वो नेचुरली वो सफोकेट फील कर रहा था और कोई चारा नहीं था, इसलिए आज रेजिग्नेशन आया। तो मैं समझता हूँ गुलाम नबी आजाद को फर्क नहीं पड़ता है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि ही हैज प्लेड हिज इनिंग्स वेरी वेल। ठीक है, लेकिन काज़मी साहब, क्या ये जो आप मंथन वाली बात कह रहे हैं, अब वक्त रह गया था या आज भी वक्त है कि मंथन किया जा सकता है? क्योंकि अभी यहाँ कांग्रेस लीडर कह रहे थे कि अभी भी उनको साथ लाया जा सकता है, अब पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी है। अब आप देखेंगे कुछ दिनों में कुछ और चीजें आजाद साहब के हाथ से होंगी। क्या पता वो कोई पार्टी लॉन्च हो, क्या पता वो जम्मू कश्मीर की खिदमत करने का कोई और रास्ता, कोई और तरीका कार ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वंस यू आर आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम व्हेन यू फील सफोकेटेड, और उनके रिजाइन के बाद अभी सुबह से बहुत से उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो कदावर नेता रहे जम्मू कश्मीर में, वो रिजाइन दे रहे हैं और कल तक और देंगे। मेरे साथ बात हुई है और आजाद साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। मैं समझता हूँ जहाँ डिसिप्लिन खत्म हो जाए या जहाँ अनुशासन की कमी हो जाए और जहाँ चापलूसों की जमातें पार्टी हाईकमांड को डिक्टेट करें या समझाएं और पार्टी हाईकमांड उन चीजों पे चले और लॉयलिस्ट को साइड पे कर दे, तो मैं समझता हूँ ये संभाविक है कि अच्छे लोग, लॉयल लोग यही करते हैं जो आजाद साहब। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा। चन्नी जी, आप सुन रहे हैं कि अगर इस तरीके से जमावड़ा पार्टी में हो जाए, विद इन द पार्टी जो वर्कर्स और बतौर लीडर्स काम करने चाहिए थे वो इस वक्त नहीं है, क्या वाकई में मंथन करने की अब भी जरूरत है या कुछ बचा है थोड़ा बहुत कि दोबारा स्ट्रक्चर को जितना मजबूत करने की कोशिश थी, जो अब टूटा, फिर से बनाने की एक कोशिश होगी? पॉसिबल हो पाएगा इतने कम समय में? देखिए आसिफ साहब, आपके जी, जहाँ तक ताल्लुक है कांग्रेस को ये कहना कि कांग्रेस खत्म है, वो चीज नहीं है। क्योंकि बहुत सारी डिवाइजल जो है पार्टी में है, बहुत पुरानी पार्टी है, 137 साल पुरानी पार्टी है, मुल्क को आजादी दिलाने वाली पार्टी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रणदीप तिवारी थे, आपको साहब से वो यहाँ से बाहर चले गए, शरद पवार बाहर चले गए, ममता बनर्जी बाहर चली गई, जितने लोग बाहर गए उसके बाद कांग्रेस ने सर्वाइव किया। सर्वाइव की बात अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक एक आजाद साहब के कद का, उनका बाहर जाने का पार्टी को जरूर नुकसान उसके साथ हुआ। और हम ये चाहते थे कि उन्होंने, जिस तरह इन्होंने कहा कि उन्होंने किसी और को प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने 4 नाम दिए थे प्रेसिडेंट के लिए, और उन 4 नामों में से एक नाम उनका जो था वकार उस्मानी था। लेकिन चन्नी जी, एक चीज ये भी समझनी होगी ना, जिन लीडर्स का आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा था तो तब नियर अबाउट 150-160 के आसपास थी, आज 45 पर। गुलाम नबी आजाद साहब के मैं सुबह पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, ये बड़ी देर का इनके मन में है, इसमें उन्होंने बहुत सोच, क्योंकि वो हमारी तरह कोई स्टेट लीडर तो है नहीं, उन्होंने पूरे मुल्क की सतह पे कांग्रेस में रह के जनरल सेक्रेटरी कितनी बार रहे, राज्यसभा में भी कितनी बार रहे, इंदिरा जी से लेकर 80 से लेकर जो यूपीए थी वहां तक मंत्री रहे। तो वो इतनी जल्दी वाला कोई हिफाजत बैनर में फैसला नहीं है, उन्होंने सोच समझ के काफी देर इसमें लगी उनको, और उन्होंने आज जो फैसला लिया, हमें दुख है, हमें खेद है कि जब कांग्रेस आज उनको उनकी जरूरत थी वो छोड़ के जा रहे हैं।
ये हमें अफसोस। ठीक है अल्ताफ ठाकुर साहब, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा। शुरुआत में आपने काफी आजाद साहब की तारीफ की। ये वही आजाद साहब हैं जिनको जब वादी कश्मीर के अंदर पहुंचे आज से ठीक 5 महीने पहले इन्होंने अलग अलग इलाकों के अंदर जलसे किए, काफी रैलियां हुई, तो उस वक्त आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ अब कोशिशें कर रही है, होना कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 2 धड़े हैं। लेकिन आज अचानक से क्या हो जाता है कि झटका इतना बड़ा कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पे था, लेकिन जम्मू कश्मीर तक खुशियां आपके खेमे में। देखिए आजिज साहब, हमने तब भी यही बात की और उस बात का आज आपके सामने रिजल्ट आ गया। कांग्रेस टूट फूट की शिकार है, ये देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी है। और इससे ये बात साफ हो गई कि विद इन द कांग्रेस वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेमोक्रेटिक फैसले नहीं देते, वहां एक खासदार उसकी डिक्टेटरशिप करती है। जैसे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी जी पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि राहुल गांधी और उनकी सिक्योरिटी फैसला करते हैं। उसका मतलब है जो पोलिटिकल लीडर्स थे, गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता, जैसे जाने माने नेता, उनको भी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया था। और वो सामने जब यहाँ वकार रसूल साहब उनके प्रेसिडेंट बने तब भी सामने आए, और उस वक्त भी बड़े जो इनके नेता है जो एमएलए रह चुके उन्होंने भी उस वक्त रिजाइन किया। और बिल्कुल सीधी सी मर्जी उस वक्त यही सामने जो आई कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं, और कांग्रेस डूबा हुआ जहाज अब है। और मुझे लगता है कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो जो एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, कंपेनिंग शुरू की, मुझे लगता है कांग्रेस को पहले जो कांग्रेस के लोग जो कहते हैं हमें छोड़ो, इनायत साहब आपको जवाब देना चाह रहा है। इनायत साहब, ये जो आपने कैंपेन की है उन्होंने तो सवाल उस पर भी उठा दिया है, वही जो आजाद साहब कह रहे हैं कि आपको पहले पार्टी को जोड़ना चाहिए था। नहीं आजाद साहब, मुझे लगता है उनको पहले उनको लोगों को देखेंगे जो कांग्रेस को कहते हैं। अल्ताफ साहब ने बहुत अच्छा कहा है, दिल को खुशी मिली है अल्ताफ साहब के कहने पे। एक बीजेपी वाला एक हमारे एक लीडर को जिसको हम मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं, उनको कम से कम ये मानते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में कुछ आज तक कर पाई है तो बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब की वजह से ही हमारी सरकार 2002 में बनी, फिर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो अपनी मेहनत से बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उससे पहले 13 सीटें कभी यहां पर हासिल नहीं की। तो साथ में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत दुख हो रहा है, मैं अभी कांग्रेस में हूं, मगर लेकिन कुछ साथी जो अभी कांग्रेस छोड़ के चले गए तो उनकी क्या मजबूरी रही, जल्दी जल्दी में उन्होंने यह किया। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि अल्ताफ ठाकुर साहब कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, ये आज ये बहुत साल पहले इन्होंने कहा था, बट ये वो पार्टी है जिनके पास 2 मेंबर हुआ करते थे पार्लियामेंट। आज इनके पास इतने नंबर्स है कि किसी की जरूरत नहीं। लेकिन तो ये इनायत साहब ये चीज भी तो समझनी होगी ना, आप अभी भी आजाद साहब जब अलग हो चुके हैं तब भी कह रहे हैं कि सब कुछ उनकी वजह से था। अब तो वो पिलर टूट चुका है, वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, तो अब क्या अभी भी आपकी आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं दोबारा जब तक उनसे नंबर कांटेक्ट होता है दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन सोहेल काजमी साहब, एक बड़ी बात कही गुलाम नबी आजाद साहब ने, जो चिट्ठी उनने 5 पेजेस पर लिखी है उसमें उन्होंने खुसूसन राहुल गांधी का जिक्र किया कि 2013 के बाद पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से बातचीत होती थी, कंक्लूसिव डिस्कशंस होती थी, वो खत्म हो गया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये बर्बादी का एक सबब है जिसका आजाद साहब ने खुले तौर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 लाइंस में ये चीज रिपीट की है पार्टी प्रेसिडेंट को जो खत लिखा है? बिल्कुल ठीक है आप, ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा, ये वो 2-3 साल से कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वीक होता जा रहा है, और जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही जब वीक हो जाएगा तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहां से बनेगा। ये तो उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में भी कहा था। जहां तक किसी भी पार्टी की बात, बड़े कम लीडर होते हैं जो एक बाइंडिंग फोर्स रहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी रियासत में या किसी भी मुल्क में। और जैसे बीजेपी में अटल जी का नाम सरफिस्त दिया जाता है और उनके बाद कोई बोलता नहीं था जब भी कोई बड़ी से बड़ी मीटिंग होती थी। उसी तरह आजाद साहब ने जितनी भी 16 स्टेटों के कन्वीनर रहे और उसमें से 14 स्टेटें जीत के वो लाए, तो बड़े कम नेता होते हैं जिनमें वो खुदा ने, भगवान ने वो कैपेबिलिटीज दी होती हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस रीजन्स होती है।
और उसमें आजाद साहब का नाम जो है बड़ा ऊपर होता है। तो ये लॉस मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा लॉस है, ये माने या ना माने, ये कहे या ना कहे, तो आने वाले इलेक्शंस इनको बता देंगे, जम्मू कश्मीर में भी और भारत में भी। क्योंकि जब यूपी के इलेक्शन में आजाद साहब कैंपेनिंग करने नहीं गए और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ट्विस्ट करके मुझे बोला कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपेनिंग कर रहा हूं क्योंकि कोविड का शायद दोबारा अंदेशा है। तो मैं समझ रहा था कि ही इज फीलिंग सफोकेटेड विद इन पार्टी where he has given his blood, his youth and his prime youth as far as building up the Congress and the nation is concerned. But I also feel ठीक है, इस पर चन्नी जी से भी जवाब लेते हैं। चन्नी जी, ये जो डिस्कशन का मामला है कि आप पहले मुशावरत करेंगे, अपने साथियों के साथ बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, जिसके बाद कोई पार्टी लेवल पे कोई बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन आजाद साहब तो क्लियरली इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता राहुल गांधी के आने के बाद स्पेशली। तो इस स्ट्रक्चर के साथ अगर काम चलेगा, क्या आप जम्मू कश्मीर के अंदर उसी तरीके से फिर काम चलाएंगे या फिर आज के वक्त में जो फैसले लिए जा रहे हैं तो आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक ताल्लुक है राहुल गांधी जी का, मैं आपको ये बताऊं कि आजाद साहब ही थे जब इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ये उनका एक वीडियो पड़ा हुआ, अगर आप दोनों सक्षम है। इन्होंने कहा कि भाई 2013 में जब जो पंजाब वाले इलेक्शन हुए उसमें राहुल जी की अध्यक्षता में वो चुनाव हमने जीते, पार्लियामेंट में वो ठीक कर रहे हैं, हर जगह ही एक्सेप्ट। आज जब उनका जो रिजिग्नेशन में 4 लाइनें हमने देखी तो ये आश्चर्य हुआ कि पहले तो राहुल जी ठीक थे, अब राहुल जी गलत हैं। तो विद इन द पार्टी उनका नहीं, उन्होंने कैटेगरी की ये भी बोला है ना कि 8 सालों में 25 स्टेट्स आपके हाथ से निकल जाती हैं। सॉरी, 8 सालों के अंदर 25 स्टेट्स में आप इलेक्शन हारे हैं और जो जिस रणनीति के साथ आप चल रहे हैं और भी रिजल्ट्स अभी भी अच्छे आने वाले नहीं है। उनने सिर्फ पंजाब का या किसी एक स्टेट का तो मैंने आसिफ साहब, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस एक बार नहीं बहुत बार कांग्रेस पावर से बाहर रही है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखोगे, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर बीच में कितने प्राइम मिनिस्टर साहिबान आए हैं, कांग्रेस के ही हर बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बना और कांग्रेस ही पावर में नहीं रही। एनडीए को लेके फिर अब हमारा यूपीए मनमोहन सिंह जी 10 साल, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहा, जो गांधी फैमिलीज को लेके टिप्पणी की जाती है। तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव जी, और वहां पे उसके बाद तो आपको गांधी फैमिली का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। तो हम लोग जितने भी पार्टी के अंदर, अगर मैं कहीं किसी पद पोस्ट पे बैठा हूं तो जब तक पार्टी पद पोस्ट नहीं देगी तो मैं कहां पे पोस्ट पे बैठूंगा। जैसे आजाद साहब, अभी मैं फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू सुन रहा था कि वो मतलब उन्होंने, उनका अनुभव पुराना है, उन्होंने कहा उनके साथ ही रहे आजाद साहब, उन्होंने कहा जी ये तो पूरा किचन कैबिनेट के मेंबर थे गांधी फैमिली के। उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी कितनी बार है वो, मैं जब से मैं कांग्रेस में, मैंने उनको जनरल सेक्रेटरी पद से नीचे देखा ही नहीं। उसी 24 अकबर रोड में इनका रूम जो है वो कल तक तो उधर ही था जब, और उसके बाद यूपीए सरकार तक 2 तक उनका मंत्री रहना वहां पे। तो पार्टी, जहां तक उनका अपनी मेहनत का सवाल है, जैसे मेरा साथी कह रहा था, अपनी मेहनत अपनी जगह, लेकिन पार्टी ने भी कोई कसर नहीं रखी। ठीक है, अल्ताफ ठाकुर साहब भी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं काफी वक्त से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब मैं इनायत साहब से भी लेना चाहूंगा। इनायत साहब, ये तो अभी आजाद साहब की बात हो ही रही थी, लेकिन एक लंबी लाइन लगी है, कुछ लीडर्स दिल्ली पहुंचे, हमसे बात भी की है, कुछ अभी जैसे सोहेल साहब भी बता रहे थे कंफर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक ठाक हैं, स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की कोशिश हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आहिस्ता आहिस्ता डोर आपके हाथ से खिसकती जा रही है, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेंगे? अभी जो स्पेशली वैली के 6-7 ऐसे बड़े नाम है, 2014 में कांग्रेस को कामयाबी दिलाई थी, लेकिन आज इस वक्त पार्टी को खैराबाद कुछ कह चुके हैं ऑफिशियली और कुछ तैयारी में है। कुछ कल शाम तक का टाइम दे दीजिए कि कल शाम तक और ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, मैं मानता हूं। और मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि ये उसी इंसान के लिए कोई पार्टी मदद करती है कि जो खुद इतनी मेहनत करे कि कोई उनको बोले कि आके इस कुर्सी पे बैठ जाए। मैं आजाद साहब की बात करना चाहूंगा। आजाद साहब में वो क्षमता है, वो शक्ति है जिन्होंने कांग्रेस को बनाया है, ना कि किसी ने उनको बनाया। वो भद्रवाह से निकले हुए थे, भद्रवाह से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस को
हर जगह पे, हर मोर्चे पे हमेशा कामयाब और कामयाब तर पार्टी बनाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। अगर मेरे साथी को याद होगा कि हैदराबाद में जब उनको लास्ट बार इंचार्ज बनाया गया, जब YSR रेड्डी साहब वहां के चीफ मिनिस्टर बने, तो वहां से 40 सीटें कांग्रेस को दिलाने वाला गुलाम नबी आजाद साहब ही थे, क्योंकि आजाद साहब ने मेहनत की है। और मैं आपको लास्ट में एक बात कहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। बात यह सही है कि कुछ फैसलों में शायद अब बहुत बड़ी गैप रही होगी बीच में, और रही भी तो उसमें शायद आपकी बात में तो खुद ही जवाब है सर, आपकी किश्ती ही पहले से कमजोर थी और आज भाजपा या बाकी जो विरोधी दल इस समय आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो पूरी डूब चुकी है। एक लिस्ट भी है, मैं साथ साथ नाम भी आपको सुनाता चलूं, फिर मैं आपसे इस पर और बात करूंगा। GM सरूरी साहब, मोहम्मद अमीन भट्ट, जुगल किशोर शर्मा, जुगल किशोर जी हैं जम्मू से, नरेश गुप्ता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं RS चिब, हाजी रशीद साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम, गुलजार अहमद वानी, मुनीर अहमद मीर लोलाब से, इसके अलावा सलमान निजामी दिल्ली से। ये अभी तक हमारे पास अपडेटेड लिस्ट है और कंफर्मेशन है जिनने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लिया, ऑफिशियली रिजाइन कर दिया है। अल्ताफ ठाकुर साहब, क्या इसकी कोई कंफर्मेशन करेंगे, क्योंकि कुछ बीजेपी के लीडर्स अभी तक दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर उनके साथ राब्ते में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं। अभी आप कहना ये मुझे लगता है अभी जल्दी है कि अभी कांग्रेस टूट चुकी है जम्मू कश्मीर में, अभी रेजोल्यूशन रुका हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस हर लीडर का वेलकम करेगी जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को मानती है, जो शख्सी राज, जो खानदानी राज के खिलाफ जो करेगा, जो डेमोक्रेसी पे यकीन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उस हर लीडर, उस हर शख्स, उस हर आदमी का वेलकम करेगी जो ये खानदानी राज को नकारता हूँ। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में 2 ही खानदानी रूल करे थे, और आपने पूरे देश में भी देखा जैसे कांग्रेस के अंदर जो डिक्टेटरशिप अब खुल के सामने आ गई और जिसके खिलाफ आज कांग्रेस के बहुत बड़े डिबेट लीडर से बगावत की और उन्होंने भी अब खानदानी राज को नकारा। हमारे मेरे कहने का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, अभी आगे क्या फैसला होने वाला आपको। लेकिन ये इस नारे के साथ आपको ये भी याद रखना होगा ना, जिन 3 परिवारों के खिलाफ आप बोलते थे उनमें तीसरा परिवार गांधी परिवार था, और उस गांधी परिवार के साथ बहुत करीबियां गुलाम नबी आजाद साहब की थी, अब उसका हिस्सा भी रहे और कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स, बल्कि आला तरीन लीडर्स में से एक थे। आज क्या बीजेपी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इस एंगल से कि वो खानदानी सियासत का हिस्सा नहीं रहे? देखिएगा, गुलाम नबी आजाद साहब ने खानदानी सियासत के खिलाफ किया बगावत की और उन्होंने साफ साफ इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया है। और उसका सीधा सा मतलब कि गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले कई वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहा था उनकी नेताओं की वजह से या उनकी नीतियों की वजह से, और बार बार उन्होंने कहा कि वहाँ डेमोक्रेटिक जो इंडर डेमोक्रेसी विजन पार्टी उसके अंदर थी वहाँ फैसले थोपे गए थे। इसका मतलब उनको भी अब खानदानी राज रास नहीं आया और वो खानदान की जो बालादस्ती वो नहीं चाहते। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले 1-2 दिन में फैसला करेगी, देखेंगे भी क्या होगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी। अच्छा ठीक है, मैं ये तो आपकी राय है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सोहेल साहब, अब चूंकि एक बड़ा सवाल भी इस समय उठ रहा है कि गुलाम नबी आजाद आगे क्या करेंगे, फ्यूचर प्लान उनका क्या है। जो हमें जानकारी दिल्ली से मिल रही है या दिल्ली के अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और कल एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, बल्कि परसों रविवार को। तो सारी चीज़ें एक तरफ रख के अगर नई जमात बनती है जिसकी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, पहले ही हमारे पास इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर हैं जिसमें 2020 में कुछ और उससे पहले भी बनी, कुछ बनी टूटी और कुछ इस वक्त काम कर रही हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा आपकी नज़र में, आप इस पर कैसे तज्जिया करेंगे? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप जानते हैं खुद भी कि उनकी एक्सेप्टेंस ग्राउंड पर क्या है, पब्लिक में क्या है। और दूसरा, अगर नई जमात बनती है तो ये जो हाल ही में नई जमातें बनी, जिस तरीके से वो दावे कर रही हैं, क्या उन पर भी इनका जम्मू कश्मीर में जाना असरअंदाज होगा? देखिए, मैं जहां तक ग्राउंड रियलिटीज को जानता हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जो मैं आपको खुद बताऊं, जो मैं समझता हूं और ऑन ग्राउंड विजुलाइज करता हूं, अगर आजाद साहब पार्टी बनाते हैं रीजनल और वो इलेक्शंस में आते हैं, चाहे टाइम कम होगा, मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शन होती है, तो मैं आपसे बिल्कुल
रसूख से बताता हूँ कि जो कांग्रेस को मिलना था वो आजाद साहब की पार्टी को मिलेगा, और प्लस जो और कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी यहाँ है उस पर भी अगर मेहनत से काम करे आजाद साहब, वो शेयर भी आजाद साहब की नई पार्टी देगी। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है और वो एक बड़े खूबसूरत बहुत अच्छे मैनेजर हैं पॉलिटिक्स के, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पीर पंचाल में, चिनाब वैली में अपनी वजह से है। तो पार्टी तो है ही है, पार्टी को तो वो साथ साथ चलाते रहे, लेकिन अपना कद जो उनका है, अपनी जो पॉपुलैरिटी है, हमने आजाद साहब को देखा है एज चीफ मिनिस्टर 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करते, तो वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ लीडर के साथ होता है, और हर कोई उस तरह का कदावर नेता नहीं बन जाता है स्टेट में या नेशन में जिस तरह के आजाद साहब का स्टेचर है। अच्छा, मैं थोड़ी देर यहाँ पर आप सबको रोकना चाहूंगा। कुछ विधायक जो कि दिल्ली पहुंचे थे उनकी बात भी जरा आपको सुनाते हैं। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, उनने इस्तीफे दिए हैं, और जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी जिन एमएलए की तरफ से बात की गई, और कांग्रेस से कई नेता जो नाराज नजर आ रहे थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से न सिर्फ अलग होना बल्कि ऑफिशियली अब उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है, जिसके बाद पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ी है। जरा जीएम सरूरी साहब जो थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता के साथ दिल्ली में बात कर रहे थे, उनकी बात भी सुनते हैं, क्योंकि अब इंतजार है कि गुलाम नबी आज़ाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन साथ ही आज़ाद के बाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि कल वो इस्तीफा देंगे। बाकी कुछ लीडर्स हैं, लेकिन ये वो तमाम एमएलएज हैं, इनकी जरा बात आपको सुनाते हैं जो थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब आगे का प्लान बनाया जा रहा है। भवन बनाया, जिसने हज हाउस बनाया, जिसने डिस्ट्रिक्टों में हॉस्पिटल दिए, और बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर हिंदुस्तान का अगर कहा जाए वो गुलाम नबी आजाद। ऐसे लीडर को खोना ये उनके लिए बाइस बदनामी है। सरूरी साहब, किन 5 विधायकों ने जो एमएलए हैं उन्होंने रिजाइन दिया, एक बार दिखाई? इसमें मेरा नाम जीएम सरूरी, एक्स एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा में। उसके बाद हाजी अब्दुल रशीद साहब, उसके बाद हाजी अब्दुल रशीद साहब जो एमओएस भी थे और वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त तक भी थे। उसके बाद हमारे मोहम्मद अमीन साहब भट्ट जो एक्स यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसके बाद 2 बार एमएलए और एमएलसी भी रहे हैं। गुलजार अहमद वानी साहब वो हमारे 2 बार एमएलए रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में अनंतनाग हैं। ये 5 के चौधरी अकरम साहब जो एसटी सेल के हमारे चेयरमैन हैं और एमएलए हैं सुरनकोट के, पुलिस के, इन हम सबों ने रिजाइन दिया पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से और तमाम ओहदों से। सरूरी साहब, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत की तरफ से बयान आया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? चापलूसी वाला अशोक गहलोत को बोलो कि उसने कौन सी स्टेट जीत के तो यहाँ बनाई। अगर ये कहते हैं कि हम यूथ को आगे बढ़ाएंगे तो उस राजेश पायलट को क्यों नहीं अपनी चीफ मिनिस्टर सौंप रहा है, क्यों उसको रुला रहे हैं? वो भी भागने वाला था, बड़ी मुश्किल से आजाद साहब ने ही शायद उसको बचाया, सचिन पायलट को। तो जरा दे के देखे ना। अगर बाकी कहते हैं हम छोटे नौजवानों को राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहता है, वहां क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है? 1 yard in 2 sitting, 1 sitting in 2 yard। ये बात भी आई है सर कि पद नहीं मिला है, इसलिए गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद साहब ने सैकड़ों चीफ मिनिस्टर बनाए। गुलाम नबी आजाद ने सैकड़ों चीफ मिनिस्टर। चन्नी साहब कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ही की वजह से पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होना, या फिर आप स्टेट वाइज जो इलेक्शन जीते थे गुलाम नबी आजाद का बड़ा रोल था। आसान लफ्जों में पूछें, या जो आज चिट्ठी में लिखा गया है, राहुल गांधी आपको लगते हैं आप कैपेबल हैं, कांग्रेस को संभाल पाएंगे? देखिए, जहां तक राहुल जी का ताल्लुक है, कांग्रेस के अभी कांग्रेस के लीडर हैं, अभी हमारी अध्यक्ष जो सोनिया जी हैं, और जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले कहा आपको आजाद साहब के जाने का सबको दुख है, बट अगर पिछली हिस्ट्री आप दोहराएंगे, ये सब मेरे साथी जो बैठे इनको मालूम है कि यहाँ पे एक समय आया जब मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस इसी तरह लेके निकल गए थे, पीडीपी बनाई थी, और उसके बाद भी कांग्रेस जो है स्टेट में बनी, और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अब मजबूती से यहाँ पे काम किया और सरकार बनी, जिस सरकार में 2.5 साल के लिए आजाद साहब भी चीफ मिनिस्टर बने। तो पार्टी लीडर्स का जाना नुकसान जरूर होता, मैंने पहले कहा नुकसान ना होने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ इस अल्ताफ साहब की बात है, जिस ढंग से वो बात कर रहे थे कि आजाद साहब और बीजेपी को कुल मिला के, मुझे लगता है कि पहले इनके 1-2 ऑफ शूटर थे, अब ये तीसरे ऑफ शूटर की बात कर रहे हैं, शायद इनके साथ सलाह मशवरा हुआ होगा। तो आपके तो एक लीडर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये साजिश भी है, कि पार्टी को नुकसान जरूर हुआ,
चाहे वो किसी लेवल पे भी है। और जहां तक ताल्लुक है लोगों का जाना या लोगों का आना, जब भी लीडरशिप क्रैश होता है, जब कभी भी लीडरशिप इस तरह के फैसले लेती है जिनका कद ऊंचा हो, तो उसमें जरूर है कि लोग दाएं बाएं भागना मतलब भागते हैं। और रही बात मैं आपको बताऊं, बेसिक जो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप अभी जो हमने मेंबरशिप की है, मैं कुछ साथी हैं हमारे जो अभी उस मेंबरशिप को उन्होंने किया ही नहीं है, ना वो बेसिक मेंबर है। अगर आप अभी का रिकॉर्ड देखोगे, पिछला अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव हुआ था, उसमें बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने मेंबरशिप ही नहीं की। अब मेंबरशिप न करने के बावजूद भी आप बोलोगे कि पार्टी जो है वो आपको कहीं पे जगह नहीं दे रही है, आपको कहीं पे ले नहीं रही है, वो लोकल लेवल की बात है। लेकिन आजाद साहब का जाना जो है वो आज के समय में मैं कहूंगा कि पार्टी को नुकसान है। और जिस समय में पार्टी कश्मकश में अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरह हमारी पद यात्रा जो अगले महीने स्टार्ट हो रही है, राहुल जी जिसको लीड कर रहे हैं वो कर रहे थे, उसमें उसके बाद कम से कम इनको ये फैसला लेना चाहिए था और मंथन करके वो भी बाहर थे। सोनिया जी और राहुल जी बिल्कुल बाहर हैं। अगर वो यहाँ पे आते, चन्नी जी ने कहा कि वो उनको आपस में मेरा जो साथी बैठा है, तो उनको आके जब वो वहाँ पे पहुंचते, वो आके बात करते, उनके लीडरशिप के साथ बात होती, हो सकता है ये फैसला नहीं लेते। अच्छा ठीक है, अनायत जी कुछ कह रहे थे जी। ये चन्नी जी अभी मेंबरशिप की बात कर रहे थे। मैं चन्नी जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी तक जो सिस्टम चला था, जिसकी ये बेस बनी हुई है, लास्ट में ये आपको खुलकर बात कहूंगा, जो यहां पर ये बेस बनी हुई थी, हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लीडर हैं जो सरपंच बनने के काबिल नहीं है, जिन्होंने कभी सरपंच या पंच इलेक्शन नहीं जीता है, मगर लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में है तो उनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया गया है। जिसमें मैं अपने इस साथी को कहना चाहता हूं कि जो मेंबरशिप की आप बात कर रहे थे, पिछले साल हमने सबसे ज्यादा मेंबरशिप की, तो हमें तो आपने कोई पद नहीं दिया। मैं खुद डीडीसी इलेक्शन जीत के आया हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हमारी बदकिस्मती है, ये कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती है कि जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। जो कांग्रेस में आजकल बातें कर रहे हैं ना, खोखले आदमी है। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं ना, उस आदमी के जाने से यहां पर एक तूफान मच गया है, तूफान। कल 4-5 बजे तक आप देखोगे, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो रो रो के नहीं कहेगा कि आजाद साहब को एक बार फिर से वापस लाओ। नहीं तो यहाँ जम्मू कश्मीर में यही तो प्रॉब्लम है ना। वो कह रहे हैं पार्टी हाईकमान जो फैसला ले लेती है, सिक्योरिटी गार्ड्स लेते हैं, राहुल गांधी लें, जो भी ले लेते हैं, उसके बाद किसी की सुनी नहीं जाती। 8 साल हो गए। एक और गलत बात मेरे साथी ने की है कि शायद उन्होंने कोई फैसला किया होगा किसी और पार्टी से। मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये गलत बात गलत वक्त पे मत कीजिए। मैंने आपको नहीं कहा, मैं अल्ताफ साहब से लाइट मूड में बात कर रहा था। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बोला कि उन्होंने कोई सलाह मशवरा किया होगा। कांग्रेस पार्टी में आज ऐसा झटका लगा कि जो 440 वोल्ट का झटका है, ये आरपीएन सिंह नहीं है। ठीक है अनायत साहब, दूसरा लीडर नहीं है। अनायत साहब वक्त थोड़ा कम है, मैं अल्ताफ साहब से और सोहेल साहब से एक कमेंट लूंगा। अल्ताफ साहब, जो चन्नी जी कह रहे थे कि शायद कोई बातचीत हुई होगी, थोड़ी देर पहले मैं शाहनवाज चौधरी साहब को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे एक बड़ी साजिश है, तो वाकई में कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है जिसकी आहट दिल्ली के अंदर सुनाई दी है। अल्ताफ साहब, अल्ताफ ठाकुर साहब भी खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि ये गुलाम नबी आजाद साहब है। अनायत साहब जवाब दे रहे हैं अल्ताफ जी। अल्ताफ साहब, देखिए सबसे पहले मुझे लगता है मेरी बात करने की जरूरत नहीं। जैसे चन्नी सिंह जी और अनायत साहब ने आपस में बात की, चन्नी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो 2 लोग हमें छोड़ के गए हैं, एक्टिव एमएलए है, वो इस तरह के कह रहे हैं कि उन्होंने मेंबरशिप नहीं की। यही इसी वजह से, इसी नीति की वजह से कांग्रेस डूबा है, और इसीलिए गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत ही कदावर नेता है, उनका आगे आने वाले 1-2 दिन में फैसला आएगा, और भारतीय जनता पार्टी हर उस आदमी का दर्शन करेगी। तो वो देश की मजबूती, देश की अखंडता, देश की एकता और खानदानी राज के खिलाफ खड़ा। ठीक है सोहेल साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे। कांग्रेस जिस तरीके से चाहती है काम करना, या इस वक्त चल रहा है, और आजाद साहब ने खुलासा किया है
क्या इस पर मंथन करने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो कोई रास्ता बचा है, कोई ऐसा इम्कान है कि कम से कम चीजें दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो सके? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर चीजें संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर से एक लाइन लगी हुई है, 10 से 12 लोगों के नाम ऑफिशियली सामने आ चुके हैं। देखिए, जहां तक मेरी बातचीत हुई है, द चैप्टर ऑफ आजाद एंड कांग्रेस इज क्लोज्ड फॉरएवर, फॉर ग्रांटेड, कोई उसमें कोई बात होने वाली नहीं है। जहां तक किसी ने कहा कि उनकी बातचीत हुई है, मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ बातचीत होती है कुछ कदावर नेताओं की, तो मैं समझता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब की ज्यादा बातचीत होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आजाद साहब तो दिल्ली बैठे होते हैं, वो कभी भी मिल लेते हैं। तो जो सीनियर लीडर, जो नेशनल लीडर होते हैं, वो कोई खिड़की दरवाजा बंद नहीं करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो रूलिंग एलीट में होते हैं। तो बातचीत हमेशा चलती रहती है। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने जा रही है और आप देखेंगे कि कैसी कंपोजिशन की साहब आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आप तस्दीक कर रहे हैं उनकी बात की। मेरे भाई ने मेरी बात पे डोल कर दिया। बातचीत बंद नहीं होती, बातचीत नहीं बंद होती कभी किसी के साथ। और लेकिन यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी से आजाद साहब ताल्लुक रखते थे, उस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इन्होंने ठीक कहा, 440 वोट का झटका, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बातचीत कभी चन्नी जी मुस्कुराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई तस्दीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब, भारतीय जनता पार्टी से आप हमारे साथ रहे। सोहेल काजमी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ थे। चन्नी सिंह जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। इसके अलावा अनायत राथर साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में एक रिएक्शन आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद को बहुत करीब से देखने, जानने और उनके कामकाज को देखने और बारीकी से परखने वाले लोग भी ऐसे हैं जो आज उनके फैसले पर जरूर कहीं ना कहीं अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मगर ये भी जरूर कह रहे हैं कि शायद पार्टी जिस हालत में है वहां से गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत को अगर उन्हें भी अपमानित किया जाता है, उन्हें भी बेइज्जत किया जाता है, या इस तरीके का रवैया उनके लिए भी रहता है, तो शायद उनका जाना जरूरी है। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जहाज डूबा नहीं है, डूब चुका है। जबकि कुछ लोग यहां तक इल्जाम आयद करने लगे हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लीडरान हैं, पिछले दिनों से काफी एक्टिव थे, वो भी कह रहे हैं कि एक साजिश है, पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। रिएक्शन जरा देखिएगा तमाम पार्टीज के। मैं तो यही कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने, जिसने कांग्रेस को सारी ज़िंदगी दी, और आज उस पार्टी में तब भी आदमी छोड़ता है जब उसको ये लगता है कि आज इसका कुछ बनने वाला नहीं है। कांग्रेस से एक डूबता जहाज रह गया है, जिसमें भी जो लोग उसमें सवार थे, कुछ लोग उसको छोड़ के चले गए, कुछ आज छोड़ गए हैं, कुछ जो बचे हैं बाकी भी छोड़ जाएंगे। कांग्रेस में सिर्फ रहेगी एक मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसमें रहेगा। जी और राहुल गांधी इस वक्त देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। देश की जिस तरह की परिस्थिति बना दी है भाजपा ने, उसके खिलाफ इस वक्त चाहिए था कि वो साथ खड़े होकर लड़ाई लड़े, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा और वो पूरे देश के सामने आ गया कि जो पिछले, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई महीनों से जिस तरह की जो है वो जाल बुना जा रहा था, जिस तरह की साजिश हो रही थी G23 बनने के बाद, और वो आज जो है चीज़ पब्लिक के सामने आ गई। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति तक क्राइसिस तो डेवलप हुआ है, तो लेकिन हम लोग उस कांग्रेस की सोच के साथ जुड़े हैं। आज लोग उम्मीद करते थे कि जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई की मार से कांग्रेस रामलीला मैदान में डंके की चोट पे दिल्ली के गढ़ में जाके प्रदर्शन यहाँ पे करेगी, ये लीडरशिप भी सारी इकट्ठी हो, किस बुनियाद पे यहाँ पे दिया वो तथ्य जानने की जरूरत है। और दिल्ली की लीडरशिप इससे, ये बहुत दुख की बात है कि आज ऐसा शख्सियत इस्तीफा दे गया पार्टी से, जिसके ऊपर पार्टी ने सब कुछ निछावर किया है। पिछले 40-45 साल लगातार 1980 से लेकर वो लगातार कहीं न कहीं पावर पोजीशन में रहे, प्रोटोकॉल में रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, राज्यसभा एमपी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, CWC के मेंबर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे और तमाम तर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ का हिस्सा रहे। आज जो सुनने को मिला है सुबह सवेरे, मुझे लगता है ये अफसोस की बात है। इस तरह के शख्सियत को मतलब ये फैसला लेना पड़ा,
उसके पीछे कोई बहुत ही इंतहाई मजबूरी रही होगी, वरना किसी छोटे मोटे मामले को लेकर आज़ाद साहब जैसे शख्सियत इस्तीफा नहीं दे सकते। ये आज पहली बार बीजेपी खैर मकदम नहीं कर रही है, वो तो पिछले 2-2.5 साल से वो तो ओपन ऑफर भी दे चुके हैं। तो देयरफॉर हमारे लिए वो कोई नई बात नहीं है, मगर देखना ये है कि आज क्या मजबूरी हुई उनको कि वो पार्टी को ही खैरबाद कर गए। कि मैं तो ये कहूंगा कि मुझे दिल में बड़ा अफसोस है, गुलाम नबी साहब ने सारी जिंदगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी है। कॉलेज के दिनों से उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूं कि इस जमात में वो सबसे ऊंचे तबके पे उस पे पहुंचा। कांग्रेस का मिनिस्टर रहा है कई हुकूमतों में, उसके साथ साथ वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा है, जनरल सेक्रेटरी रहा है और मैं ये समझता हूँ एक सतून था कांग्रेस का। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से और राजीव गांधी और संजय गांधी ये घर का एक आदमी था। अफसोस है कि इस वक्त जबकि कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, उस वक्त छोड़ना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था। अगर ये उस वक्त छोड़ते जब कांग्रेस सचमुच फिर से रूट पे आ गई होती तब कोई बात नहीं थी, मगर इस वक्त भंवर में होकर छोड़ना गलत हुआ। ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। सीनियर आदमी है, इनने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इनको भी काफ़ी ओहदों से नवाजा है कांग्रेस ने। ऐसी बात नहीं है, ये तो दो तरफा ट्रैफिक है। मेरे दिल में इस वक्त मलाल है कि आज़ाद साहब ने ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों नहीं लिया कि उसने जो उनकी सब शिकायतनामा मैंने देखा 5 सफ़ों का, वो तो ये सारी चीज़ें सोनिया गांधी से सॉर्ट आउट कर सकते थे। सोनिया गांधी में एक सिफत है, वो सुनती है, जवाब बताती है। तो लेकिन ये अफसोसनाक है कि आज़ाद साहब चले गए, तो मुझको मलाल है अंदर से। मेरे दिल में शफकत है आज़ाद साहब के लिए। हम दोनों एक दूसरे। चलिए, मिक्स पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आप सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जहां से आप देखेंगे 6 बजे की बड़ी खबरें। फिलहाल 5 के पंच में बस इतना ही। कांग्रेस पर बड़ी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। आसिफ रशीद को फिलहाल इजाजत दीजिए।